Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In this video, we will explain the dental management of patient with history of angina pectoris. यहाँ पे हम angina pectoris के बारे में एक brief introduction देंगे. Details के लिए जो है वो आप medical books या literature देखें, ठीक है? Angina is derived from the Greek word meaning a choking sensation, and pectoris is from pectus, that is a Latin word. It means heart or breast. Angina is a symptom of reversible ischemic heart disease produced when myocardial blood supply cannot be sufficiently increased to meet the increased oxygen requirements that result from coronary artery disease. ये जो condition है ये primarily this occurs in men older than 40 years and is also prevalent in postmenopausal women. The basic disease process is a progressive narrowing or spasm or both of one or more of the coronary arteries. This leads to a mismatch between the myocardial oxygen demand and the ability of the coronary artery to supply oxygen carrying blood. अच्छा, यहाँ पे जो मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड की हमने बात की है, ठीक है, तो ये कैसे इंक्रीज होगी? ये इंक्रीज होगी बाय एक्सर्शन और बाय एंजाइटी. अब जो है हम थोड़ी देर बाद एक्सप्लेन करेंगे कि एंजाइटी जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डेंटल प्रैक्टिशनर, ठीक है, जो कि मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड को इंक्रीज करता है और इस एंजाइना पेक्टोरिस को प्रेसिपिटेट करता है, ठीक है. जब मायोकार्डियम जो है वो इस्कीमिक होगा, that will produce a heavy pressure or a squeezing sensation in the patient substernal region. और क्या होगा कि it can be radiate into the left shoulder and arm and even into the submandibular region. दूसरा पेशेंट जो है उसकी एक और कंप्लेंट भी होगी, an intense sense of being unable to breathe adequately, ठीक है. अब जो है ना, जब ये सिम्टम्स होंगी, ठीक है, जो अभी हमने देखी है ना कि पेशेंट जो है वो क्या है कि उसको जब पेन या डिस्कम्फर्ट होगा तो उसके बाद जब वो रेडिएट करेगा, ठीक है, शोल्डर आर्म और मैंडिबल या नेक रीजन में, और पेशेंट जो है वो ऐसा फील करेगा जैसे वो सांस लेने में उसको दुश्वारी है, ठीक है. तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, नर्व की एक्टिविटी जो है वो स्टिमुलेट होगी, ठीक है, एंड दैट विल रिजल्ट इन नाजिया, स्वेटिंग एंड ब्रेडिकार्डिया. दैट इज जस्ट लाइक अ वेजोवेगल शॉक जो आपने पढ़ी है ना, उसमें भी पेशेंट जो है वेगल एक्टिविटी स्टिमुलेट होती है, और यहाँ भी एंजाइना पेक्टोरिस में भी वेगल एक्टिविटी स्टिमुलेट होगी, तो उससे नाजिया, स्वेटिंग और ब्रेडिकार्डिया पेशेंट को होगा. अच्छा, डिफरेंट टाइप्स मेडिकल बुक्स में आपको मिलेंगी एंजाइना पेक्टोरिस की. जो मोस्ट कॉमन और आपके लिए एज ए डेंटल प्रैक्टिशनर जानना जरूरी है वो स्टेबल एंजाइना है और अनस्टेबल एंजाइना है, ठीक है. अब डेंटल प्रैक्टिशनर की क्या रिस्पांसिबिलिटी बनती है, ठीक है, अगर उसके पास पेशेंट आ गया जो हिस्ट्री देता है एंजाइना पेक्टोरिस की, तो वो उसकी क्या रिस्पांसिबिलिटी होगी? वो क्या करेगा कि ही विल टेक ऑल अवेलेबल प्रिवेंटिव measures, thereby reducing the possibility that the surgical procedure will precipitate an anginal episode. मतलब वो ऐसे प्रिवेंटिव मेजर्स लेगा जो कि उस पेशेंट में क्या है कि एंजाइनल अटैक को रिड्यूस करे, ठीक है, ताकि उसके एक्शन से, उसके काम से, उसके प्रोसीजर से पेशेंट को एंजाइनल अटैक ना हो, ठीक है. और उसके लिए वो क्या करेगा कि सबसे जो पहला स्टेप है प्रिवेंटिव मेजर्स का, दैट विल बिगिन विद टेकिंग अ केयरफुल हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट्स एंजाइना. अच्छा, यहाँ पे पेशेंट्स की डिटेल हिस्ट्री नहीं लेनी, बल्कि पेशेंट्स की जो एंजाइना की जो डिजीज है उसकी हिस्ट्री डिटेल में लेनी है. अच्छा, वो कैसे डिटेल में लेनी है? पेशेंट से कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं आपने, ठीक है, और वो क्वेश्चंस किस बारे में होंगे कि आपने पेशेंट से उस एंजाइना की फ्रीक्वेंसी के बारे में पूछना है, उसकी ड्यूरेशन, जो उसका डिस्कम्फर्ट पेन है उसकी ड्यूरेशन कितनी है और उसकी सिवियरिटी कितनी है, ठीक है. और फिर जो है ना, ये जो उसको आपने अगर मेडिकेशन दी है, नाइट्रोग्लिसरीन दी है, तो उसकी जो है ना वो रिस्पांस क्या है, ठीक है, या उसकी एक्टिविटी जो है, फॉर एग्जांपल अगर वो एक्सर्शन से उसको स्टिमुलेट हुआ है एंजाइनल अटैक, तो अगर वो रेस्ट करता है तो उसको क्या रिस्पांस, यानी वो रेस्ट से क्या वो एंजाइना जो है वो खत्म हो जाता है, ठीक है, तो ऐसी सूरत में वो स्टेबल एंजाइना होगा जैसे हमने पहले पढ़ा है. तो ये आपने देखना है कि फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन एंड सेवेरिटी ऑफ एंजाइना के बारे में क्वेश्चन करना है. दूसरा, आपने रिस्पांस टू मेडिकेशंस और डिमिनिश्ड एक्टिविटी के बारे में पूछना है. डिमिनिश्ड एक्टिविटी मीन बाय, फॉर एग्जांपल, बाय टेकिंग अ रेस्ट,
ठीक है। दूसरा आपने क्या करना है कि पेशेंट्स का जो फिजिशियन है उसको भी कंसल्ट कर सकते हैं अबाउट द पेशेंट्स कार्डियक स्टेटस जिससे वो ट्रीटमेंट करा रहा है, ठीक है। या पेशेंट को दूसरे आप कार्डियक फिजिशियन के पास भी भेज सकते हैं। अच्छा, एम्बुलेटरी जो ओरल सर्जरी है या एम्बुलेटरी जो सर्जिकल प्रोसीजर्स होते हैं वो जो आप आउट पेशेंट पेशेंट में एज ए आउट पेशेंट करते हैं, ठीक है, ओपीडी में करते हैं, यानी इनडोर पेशेंट्स को एडमिट नहीं करते, तो एम्बुलेटरी ओरल सर्जिकल प्रोसीजर्स आप कर सकते हैं। किस वक्त कर सकते हैं? इफ द पेशेंट्स एंजाइना अराइजेस ओनली ड्यूरिंग मॉडरेटली विगरस एक्सर्शन। दूसरा ये है कि एंड रिस्पॉन्ड्स रेडिली टू रेस्ट एंड ओरल नाइट्रोग्लिसरीन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। इसके बाद तीसरी वो अगर आपको ये बताता है कि देयर इज नो रिसेंट इंक्रीज इन सेवेरिटी ऑफ द डिजीज, ठीक है, तो ऐसी सूरत में आप जो है पेशेंट के लिए जो है ना ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और एम्बुलेटरी जो ओरल सर्जिकल प्रोसीजर्स होते हैं दे आर यूजुअली सेफ व्हेन परफॉर्म विद प्रॉपर प्रिकॉशंस, ठीक है। तो दूसरा ये कि इलेक्ट्रोसर्जिकल प्रोसीजर जो है वो आप पोस्टपोन करेंगे। किन सूरतों में पोस्टपोन करेंगे? इफ द एंजाइनल एपिसोड्स occur with only minimal exertion, ठीक है, and if several doses of nitroglycerin are needed to relieve just chest discomfort। और तीसरी चीज ये है कि if the patient has unstable angina। अच्छा, अब यहाँ पेशेंट का जो प्रोसीजर है वो आप समझते हैं कि वो जरूरी करना है, यानी इमरजेंसी है, तो आप पेशेंट को ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन के लिए रेफर कर सकते हैं कि वो ताकि फर्दर इसको ट्रीट करें, ठीक हो गया। अच्छा, अब आपने डिसीजन ले लिया है कि जो एम्बुलेटरी इलेक्टिव ओरल सर्जरी प्रोसीजर है दैट कैन ली प्रोसीड, तो फिर क्या करना है कि जो पेशेंट है उसको आपने प्रिपेयर करना है, ठीक है ना, प्रिपेयर करना है। एंड द पेशेंट्स मायोकार्डियल डिमांड शुड बी लोअर्ड और प्रिवेंटेड फ्रॉम राइजिंग। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो पहले हमने कहा था कि जो पेशेंट्स का मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड है इसको आपने रिड्यूस करना है, लोअर करना है, या इसको प्रिवेंट करना है कि वो बढ़े नहीं, ठीक है। तो देखें, एक तो ये है कि वो एक्सरसाइज के साथ बढ़ सकता है मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड, और दूसरा एंजाइटी के साथ। अब आपने डेंटल चेयर पे तो उसको कोई एक्सरसाइज नहीं करानी, एक्सर्शन नहीं करानी, इसलिए आपके जो प्रोसीजर से पेशेंट को एंजाइटी होगी उससे उसका मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ सकता है, ठीक है, उसको एंजाइनल अटैक हो सकता है। आपने उसको प्रिवेंट करने के लिए एंजाइटी रिडक्शन प्रोटोकॉल को फॉलो करना है जो थोड़ी देर में हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब हम जो है ना कुछ पॉइंट्स हैं उनको सीक्वेंस वाइज लेंगे कि जो हम पेशेंट की जो डेंटल मैनेजमेंट करनी है, जो हमें हिस्ट्री दे रहा है एंजाइना पेक्टोरिस की। तो सबसे पहला है कि आपने जो पेशेंट का फिजिशियन है, कार्डियक फिजिशियन है, जनरल फिजिशियन है जो पेशेंट की ट्रीटमेंट कर रहा है उसको कंसल्ट करें। नंबर 2, आपको जो अभी हमने एक्सप्लेन किया है कि एंजाइटी रिडक्शन प्रोटोकॉल को आपने फॉलो करना है। यहाँ देखें, ये आपकी टेक्स्ट बुक से ली गई एक तस्वीर है, ठीक है। तो जनरल एंजाइटी रिडक्शन प्रोटोकॉल है, इसमें आप पॉइंट्स नोट कर सकते हैं। यहाँ देखें कि हिप्नोटिक एजेंट आप ऑप्शनल दे सकते हैं, सेडेटिव एजेंट दे सकते हैं। दीज आर द स्टेप्स बिफोर अपॉइंटमेंट, ठीक है। और जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो मॉर्निंग अपॉइंटमेंट है, ठीक है। ये आप एंजाइना के जो पेशेंट है उसको मॉर्निंग की अपॉइंटमेंट दें। सिमिलरली ड्यूरिंग अपॉइंटमेंट है, नॉन फार्माकोलॉजिक मींस ऑफ एंजाइटी कंट्रोल है, इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। ये सारे जो पॉइंट्स हैं, ये जो सारी बातें हैं, इनको आपने फॉलो करना है, ठीक है। इसी तरह फार्माकोलॉजिक मींस ऑफ एंजाइटी कंट्रोल है, ठीक है। इस तरह फिर आपने इस जनरल एंजाइटी रिडक्शन प्रोटोकॉल को आफ्टर सर्जरी भी जो पॉइंट्स दिए गए हैं इनको भी फॉलो करना है। जब ये फॉलो आप करेंगे तो आपका जो है वो पेशेंट की एंजाइटी रिड्यूस होगी। जब एंजाइटी उसकी रिड्यूस होगी तो मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड रिड्यूस होगा। जब वो रिड्यूस होगा तो पेशेंट को एंजाइनल अटैक का जो चांस है वो बहुत मिनिमाइज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक और काम आपने ये करना है कि यू मस्ट हैव नाइट्रोग्लिसरीन टेबलेट्स आर स्प्रे रेडीली अवेलेबल। और आप जो है ना नाइट्रोग्लिसरीन टेबलेट्स को इसको प्री मेडिकेशन के तौर पे पेशेंट को दे सकते हैं, यानी जस्ट बिफोर द स्टार्ट ऑफ द डेंटल प्रोसीजर आप उसको टेबलेट्स जो है सबलिंगुअल दे सकते हैं, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना वो क्या है? प्रोफाउंड लोकल एनेस्थीसिया है, ठीक है। और लोकल एनेस्थीसिया जब इफेक्टिव होगा ना तो दिस इज द बेस्ट मीन्स ऑफ लिमिटिंग पेशेंट एंजाइटी। Although some controversy exists over the use of the local anesthetics containing epinephrine in patients with angina, but the benefits outweigh the risks। और इसके benefits क्या हैं कि अगर आप anesthesia की proper technique use करते हो तो that anesthesia will be prolonged and effective। इसको थोड़ा समझते हैं, ठीक है ना। Basically, pain leads to more anxiety and stress, and that produce endogenous epinephrine,
that is more as compared to present in the local anesthetic. पेन बजाते खुद जो है वो क्या है कि ब्रेन के पाथवे के थ्रू एड्रीनलिन एंड नॉन एड्रीनलिन या एपिनेफ्रिन नॉन एपिनेफ्रिन को सीक्रेट करता है, ठीक है। लेकिन इनडायरेक्टली क्या होगा कि जब पेशेंट को पेन होगा तो उसकी एंजाइटी और स्ट्रेस बढ़ जाएगी एंड दैट विल लीड टू इंक्रीज इन द लेवल ऑफ एंडोजिनस एपिनेफ्रिन, ठीक है, जो कि क्या करेंगे कि मायोकार्डियम के ऊपर जो है वो ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाएगा, ठीक है, और एंजाइनल एपिसोड या अटैक का चांस भी ज्यादा हो जाएगा। तो इसके लिए जो है आप जब लोकल एनेस्थेटिक को विद एपिनेफ्रिन यूज करते हो तो that gives you prolonged and effective anesthesia, therefore indirectly reduces endogenous epinephrine, therefore reduces the chances of the anginal attack. However, care should be taken to avoid excessive epinephrine administration by using proper injection techniques. अब proper injection technique का एक मतलब तो ये है कि आप जो रूटीन की इन्फिल्ट्रेशन या लोकल एनेस्थीसिया दे रहे हो उसको प्रॉपरली यूज करो। दूसरा टॉपिकल एनेस्थीसिया जो आप अप्लाई करो ताकि पेशेंट को पेन शुरू में ही ना हो, ठीक है, इंजेक्शन की जो ब्रेक है उससे। लेकिन उसके अलावा आपने मैक्सिमम जो कार्ट्रिजेज हैं, जो मैक्सिमम उसका एपिनेफ्रीन का जो कंसंट्रेशन है वो भी कितनी आप दे सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए जो है सम क्लिनिशियन एडवाइज गिविंग नो मोर देन 4 ml ऑफ लोकल एनेस्थेटिक सॉल्यूशन, जो आप 1/100,000 कंसंट्रेशन में अगर एपिनेफ्रीन को यूज कर रहे हो लोकल एनेस्थीसिया में, तो आप ये तकरीबन मैक्सिमम आपके 2 कार्ट्रिजेस यूज होते हैं, ठीक है। तो ये कहते हैं कि दैट द मैक्सिमम एपिनेफ्रीन डोज is 0.04 मिलीग्राम in any 30 minutes period, और 2 कार्ट्रिजेस से ज्यादा वैसे भी आपको जरूरत नहीं होती, ठीक है। अगर आप प्रॉपर टेक्निक यूज करो आपको 2 कार्ट्रिजेस की से ज्यादा की जरूरत नहीं होती, और 2 कार्ट्रिजेस अगर आप प्रॉपर टेक्निक यूज करोगे तो आपको इफेक्टिव और प्रोलॉन्ग एनेस्थीसिया जो है वो प्रोवाइड करेंगी दीज 2 कार्ट्रिजेस। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आपने नाइट्रस ऑक्साइड या अदर कॉन्शियस जो सेडेशन मेथड्स हैं, फॉर एग्जांपल आप नाइट्रोजेपाम भी यूज कर सकते हो फॉर द एंजाइटी कंट्रोल के लिए, ठीक है। अच्छा, आपने वाइटल साइंस को मॉनिटर करना है रेगुलरली बिफोर एंड ड्यूरिंग सर्जरी, ठीक है। इसके अलावा आपने पेशेंट्स के साथ रेगुलर वर्बल कांटेक्ट रखना है, ठीक है, वो मेंटेन रखना है आपने, ताकि पेशेंट्स जो है ना आपके डेंटल ट्रीटमेंट की तरफ तवज्जो ना हो, ठीक है। आप उसके साथ नॉर्मल रूटीन में जो है वो उसके साथ टेंशन फ्री माहौल उसको आपने प्रोवाइड करना है और वर्बल कांटेक्ट उसके साथ रेगुलर रखना है। ये जो है आपको जो टेबल है ये शो कर रहा है, इट इज टेकन फ्रॉम योर बुक एंड दिस इज द समरी ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद हिस्ट्री ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस। आप इसको देखो, ये यही पॉइंट्स हैं जो कि हमने 1 by 1 इनको एक्सप्लेन किया है।